मुझे मालूम है कि बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया, इतनी भरी दोपहरी में, इतनी गर्मी में, इतने टेम्परेचर में दतिया का कोई भी नेता इस बड़ौनी में 100 लोगों को भी पंडाल के नीचे नहीं बिठा सकता। मुझे गर्व है मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, संगठन के लोगों पे और किसानों के लिए संघर्ष करने वाले हमारे बहादुर साथियों पे कि उनकी एक आवाज पे आप सैकड़ों हजारों की संख्या में आ जाते हो और 11 बजे से आके 3:30 बज गए तब तक दामोदर के बोलने का इंतजार कर रहे हो। तो दामोदर बोलेगा, आपका इंतजार सिर्फ बोल के खत्म नहीं करेगा, बल्कि आपका इंतजार आपकी लड़ाई लड़के खत्म करेगा। ये दामोदर आपसे वादा करने के लिए आया है। मेरे भाइयों, आप जानते हो कि चुनाव का समय आ गया है और अनचाहा चुनाव का समय आया है। चुनाव तो 2028 में होना है, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा का आम चुनाव है, लेकिन एक लड़ाई चल रही है यहां दो नेताओं के बीच में। और एक लड़ाई है नरोत्तम मिश्रा लड़ रहे हैं, तो एक लड़ाई राजेंद्र भारती लड़ रहे हैं। कभी राजेंद्र भारती जी ने, जो हमारे भाई हैं, कभी हमने उनका संघर्ष में साथ दिया और कहते भी हैं कि दामोदर और केशव दोनों भाइयों के हमारे ऊपर बड़े एहसान हैं। और मेरा तो चलो राजनीतिक साथ उन्होंने लिया, जनहित के मुद्दों पे समर्थन लिया, लेकिन केशव का तो उन पे बहुत बड़ा एहसान है। जब वो बीमार हुए तो सबसे पहले अस्पताल ले जाने का काम केशव ने किया, जब उनको हार्ट अटैक आया था राजेंद्र भारती को। और वो कहते हैं कि इन दोनों भाइयों का बड़ा एहसान है। तो आज दामोदर भी कह रहा है, दामोदर की तरफ से नहीं, इस दतिया की जनता की तरफ से भी, कि तुम एहसान उतार दो, डबरा वाले को बाहर भेजने के लिए दामोदर का साथ देने का काम कर दो। आज वो एहसान चुकाने का मौका है। जो दामोदर का एहसान है वो एहसान नहीं, बल्कि इस बड़ौनी की जनता का, इस दतिया की जनता का एहसान चुकाने का मौका राजेंद्र भारती जी है। और क्यों है? क्योंकि एक तरफ नरोत्तम के करोड़ों और वो रुपया, एक तरफ नरोत्तम का गृह मंत्री का पद, एक तरफ नरोत्तम का प्रशासन, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा के गुंडे, और उसके बाद भी इस दतिया की जनता को सलाम है कि इन सारी ताकतों के दुरुपयोग के बाद भी तुम्हें 7,500 वोट से जिताने का काम दतिया की जनता ने किया। लेकिन आदरणीय भारती जी, तुम हमारे भाई हो, बताओ, इस बात का उत्तर जरूर देना। आपको भी चाहिए और मुझसे भी सवाल पूछती है जनता, तो मुझे भी देना पड़ता है कि बड़ी उम्मीदों से जिताया तो था, सोचा था कि तुम जीतोगे तो डबरा वाला उल्टे पैर भागेगा, लेकिन भगा तो नहीं, उसने तुमको ही भगाने का काम कर दिया। देखो मेरे भाइयों, वो तो नहीं भागा जिसको भागना चाहिए था। 2 साल के अंदर ही तुम्हारी विधायकी खाने का काम जिस व्यक्ति ने कर दिया, बोलो उसको हराने का काम राजेंद्र भारती को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ मेरे भाइयों। तो इसलिए दामोदर यादव, इस बड़ौनी की मंच से भारती जी तुमको सीधा संदेश देता हूं मैं, इस जनता की तरफ से, किसानों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, कि देखो, ताकत को बांटने का काम मत करना। जब आप दतिया चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे लोगों ने कहा कि हमारा नरोत्तम मिश्रा टारगेट है, हमें उसको चुनाव हराना है। अब फिर हम कह रहे हैं कि नरोत्तम को हराना नहीं है। देखो, अपने यहाँ पुरानी कहावत है कि सांप को कभी लाठी मार के मूर्छित नहीं छोड़ा जाता है, कि नहीं है? अदमरो सांप छोड़ा तो कबू, छोड़ा तो का। और ऐसो जहरीलो होए जो झूठे केस लगवा देवे, ऐसो जहरीलो होए रात के पुलिस की गाड़ी की सायरन सुन के तुम्हारा जो है बीपी बढ़ जाए, ऐसो जहरीलो होए जो भंजन भंजन को लड़ा दे, ऐसो जहरीलो होए जो भय और आतंक बचा दे। तो बोलो, इसमें एक लाठी नहीं, उसमें संविधान की 10 लाठी पड़ना चाहिए और ऐसे आदमी को चुनाव हराने का काम करना चाहिए। वो काम करने के लिए हम आए हैं। दतिया का चुनाव आज जब सर पे है, आज नहीं तो कल घोषित हो जाएगा, लेकिन जब घोषित हो जाएगा तो मेरे भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 2 साल पहले तुमने हराया 7,500 से, अब दामोदर से वादा करो कि 27,500 से हराने का काम करोगे।
बोलो हराने का काम करोगे? जोर से आवाज लगाओ, करोगे? नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराओगे? हाथ उठा के बताओ, हराओगे? मेरे भाइयों यकीन मानो, अगर तुम वादा पूरा करते हो तो दामोदर भी एक वादा करता है। जिस तरीके से हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद अकेले एक सांसद 500 पे भारी सदन के अंदर 500 पे भारी एक चंद्रशेखर आजाद, तो आपका बेटा दामोदर भी 229 पे भारी पड़ेगा विधानसभा के अंदर। ये आपसे वादा करने आया हूं। और इतना ही नहीं, जो काम सड़क पे करना है वो सड़क पे होगा, जो सदन में करना है वो सदन में होगा। लेकिन जो डंडा लेके तरेर के सिंध नदी के पार जिसको छोड़ना है, उसको भी आपका भाई दामोदर सिंध नदी के पार छोड़ के आने का काम करेगा। लेकिन ये ताकत आएगी कहां से? ये ताकत तुम्हारे पास है मेरे भाइयों, तुम्हारे पास है। तुम्हारे वोट की जो ताकत है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे के तुम्हें दी है, उस ताकत को चुनौती देने का काम कोई गृह मंत्री अगर करता है तो उसको ऐसा सबक सिखाओ कि मंत्री मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। मालूम क्या कह रहे? बोले दामोदर यादव आ गया, अब तो और अच्छा हो गया। हमने कहा क्यों भाई, क्यों कह रहा है ऐसा? बोले इसलिए कह रहे कि दामोदर तो है साड़, वो तो लड़ेगा, वो नहीं मानेगा। तो मैंने कहा देखो, मैंने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और आदरणीय तोमर साहब से और प्रदेश अध्यक्ष जी से सिर्फ ये बात की थी कि चुनाव का मौका है, आजाद समाज पार्टी को पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। और यकीन मानो वो बैठे हैं बाबूजी, मुझे बताया भी नहीं और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुपचाप घोषणा ही कर दी कि दामोदर यादव चुनाव लड़ेगा। अब बताओ, जब हमारे मार्गदर्शक ने घोषणा कर दी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा कर दी, तो मैंने पूछा मेरे भाइयों से कि बताओ अब क्या करना चाहिए। तो वहां मौजूद एक भाई ने कहा कि हमेशा के लिए फसाद की अम्मा को उखाड़ के फेंकने के लिए आपको ही मैदान में उतरना चाहिए। और जब जनता ने हुक्म कर दिया तो दामोदर हुक्म का गुलाम है। उस जनता का, उन बहुजन साथियों का, उन संविधानवादियों का तुम्हारा पसीना गिरेगा मेरे बड़ौनी के किसान भाइयों, तो दामोदर खून गिराने का काम करेगा। ये दामोदर वादा करने के लिए आया है। ये गुंडागर्दी करने वाले लोग इसलिए घबरा रहे हैं। बोले राजेंद्र भारती के रहते तो हम चुनाव लूट लेते थे, अब कैसे लूट पाएंगे? तो सुन लो लूटने वालों, अब तो नहीं लूट पाओगे। गाय मुर्रू भैंस को दूध दामोदर भी पिए और बाको एक एक कार्यकर्ता पिए। अगर तुमने एक पोलिंग बूथ में गड़बड़ करी, अगर तुमने एक किसान को आंखें दिखाने की कोशिश करी, अगर तुमने एक कार्यकर्ता को छेड़ने की कोशिश की, तो यकीन मानो लठ मार मार के धगा के डबरा छोड़ के आएंगे। और चमचो तुम भी सुन लेना, चमचो या तो सुधर जाओ, चमचो या तो सुधर जाओ, नहीं बचा पाएंगे उनके अधिकारी भी तुम्हें, और वो अधिकारी भी सुधर जाए। पहले भी मैंने कहा है, कलेक्टर ने अच्छा काम किया दतिया में, पुराने एसपी ने भी अच्छा काम किया, मुझे उम्मीद है नए एसपी भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन कुछ बैठे हैं भक्ति में। काय की भक्ति? दादा भक्ति, दादा भक्ति, दादा भक्ति। ए सुन लो भक्तों, तुम्हारे दादा को तो भाई बना देंगे, हम ध्यान रख लेना। दादा भाई कहां जाएंगे नहीं मालूम, लेकिन तुम अपना सोचो कि तुम कहां जाओगे। जिस संविधान की शपथ लेके, जिस संविधान की बदौलत तुमको नौकरी मिली है, वो अपना नैतिक दायित्व कर्तव्य निभाओ और ईमानदारी से चुनाव कराओ। ये दामोदर कहने के लिए आया है। दामोदर कह रहा है, और भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी कह रहा हूं, भलाई तुम्हारी इसी में है कि चुनाव को चुनाव की तरह लड़ो, युद्ध की तरह मत लड़ो, नहीं तो 90% लोग तुम्हें मार से भगाने का काम करेंगे। ये दामोदर यादव कहने के लिए आया है। दामोदर की आवाज किसानों की आवाज है, दामोदर की आवाज गांव में रहने वाले गरीब की आवाज है, दामोदर की आवाज उस बेरोजगार नौजवान की आवाज है,
दामोदर की आवाज उस महिला की आवाज है, उस महिला शक्ति की आवाज है, उन किसान और मजदूरों और शोषित वंचितों की आवाज है जिनका शोषण तुम पिछले 15 साल से कर रहे हो। अब विधायक नहीं है तो बोले विधायक नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारी सरकार। भारती जी से हमने कहा, एक बार मिल गए विधायक बनने के बाद, बोले आप मिले ही नहीं तो आपको धन्यवाद ही नहीं दे पाए, आपने बहुत मदद कर दी। मैंने कहा फोन खराब हो गया था क्या, बैलेंस खराब हो गया था, वही पे दे देते, फोन में बैलेंस नहीं था। लेकिन चलो जब आपने धन्यवाद दिया तभी ठीक। मैंने सुझाव दिया था उनको कि लोगों ने सिर्फ इसलिए विधायक नहीं बनाया आपको कि नरोत्तम मिश्रा को हराना था, इसलिए भी बनाया कि नरोत्तम मिश्रा को भगाना था, और भगाने में क्यों कमजोर पड़ रहे हो। तो भारती जी कहते हैं आप जानते हो अपनी सरकार नहीं है, लेकिन दामोदर तुमसे वादा करता है मेरे भाई बहनों, मैं सरकार और कार का बहाना नहीं बनाऊंगा, और ना दामोदर यादव ना चंद्रशेखर आजाद कोई किसी सरकार का मोहताज नहीं। अगर मोहताज है तो आपके आशीर्वाद और समर्थन का दे दो एक बार ताकत से, फिर देखो कि क्या काम करके हम यहां दिखाते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि दामोदर यादव जीतेगा, दामोदर यादव धर्म विरोधी, क्या दुष्प्रचार कर रहे हैं। दामोदर यादव तो धर्म विरोधी है। अरे दामोदर यादव किसी धर्म का विरोधी नहीं, किसी संत का विरोधी नहीं। दामोदर अगर विरोधी है तो आडंबर पाखंड का विरोधी है, धर्म को धंधा बनाने वालों का विरोधी है। मेरे भाइयों किसानों जरा सोचो, अगर कोई मंदिर बनवाता है, मंदिर सरकारी जमीन में डबरा में नवग्रह का मंदिर बनता है, नवग्रह का, और सरकारी जमीन में तुमसे भ्रष्टाचार से कमाया हुआ 135 करोड़ रुपए लगाया जाता है डबरा के मंदिर में, तो दामोदर ने एक ही मांग तो कर ली कि मुख्यमंत्री जी मंदिर सरकारी जमीन पे बना है तो उसका मालिकाना हक भी सरकार के पास होना चाहिए, नरोत्तम मिश्रा के परिवार के पास नहीं होना चाहिए। सही बात है कि नहीं, हाथ उठा के बताओ, सही मांग की कि नहीं। लेकिन ये धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों को मिर्चियां लग गई, नहीं 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 ये नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, बोले हम बुला रहे धीरेन्द्र शास्त्री को, कथा कराएंगे। मैंने कहा करा ले भैया। अब वो आ गया पर्ची वाला, कथा भी करके चला गया, 28 साल का लड़का छतरपुर का। अब मालूम क्या कथा हुई, जरा जगह छोड़ना, प्रभारी जी को किस्सा सुनाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया नवग्रह मंदिर के उद्घाटन में, और तमाशा मालूम क्या हुआ, मैंने आज तक ओपन नहीं किया, प्रमाण है, और नरोत्तम जी चैलेंज है, बोल देना दामोदर झूठ बोल रहा है तो प्रमाण भी देके दिखा दूंगा। अब इनने बुलाया, इनने बुकिंग पहले ही कर ली थी, इतने बजे कथा है, इतने घंटे खाली है, इतने घंटों में इतने व्यापारियों से मिलना है, इतने सेठों से मिलना है, उनके पैसे ले लिए थे, पैसे भी ले लिए थे। सुन रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं, कि मान लो 4 घंटे की कथा है, अब धीरेन्द्र को तो बुलाया, 24 घंटे होते, बकाया 8 घंटे बुक कर लिए, तुम्हारे साथ फोटो, तुम्हारे साथ फोटो, सबसे पैसे ले लिए। अब धीरेन्द्र शास्त्री बेचारा पहुंचा, लड़का नौजवान लड़का है, छोटा भाई है मेरा, पर्ची मर्ची फर्जी निकालता रहता है, कुछ आता वाता तो है नहीं उसको। अब जब धीरेन्द्र वहां पहुंचे तो धीरेन्द्र थक गए थे बेचारे, सो गए अंदर जाके। अब 4-5 बड़े बड़े बारनवारे चेला हैं उनके, सुबह बाहर ठाणे हो गए गेट पे। अब इतने बिन्ने कही के हाँ मिश्रा जी तुमने तो कही थी मिलवाओगे, अरे बोले मिलवा रहे, चिंता नहीं करो। तो एक को मोड़ा है उनको, जाने काना को हम जानत नहीं है, पहले बाहर पहुंचाओ। सुख भाई बड़े बारन ने कहते नहीं महाराज जी तो आराम कर रहे हैं, बाकी बाद एक भतीजो है, बाहर पहुंचाओ। सुबह ने कहते नहीं महाराज जी तो आराम कर रहे। फिर नरोत्तम जी खुद ही गए गुस्सा में, और जाके किवारन में लाते ही और 1 लाख गाली दी। 1 लाख, जिसको तुम संत मानते हो उसको तुम्हारा नरोत्तम मिश्रा संत नहीं मानता। धीरेन्द्र को 1 लाख गालियां दी और कहा कि बोल नहीं सकता वो शब्द, जो शब्द बोले, और कहा चुपचाप तैयार होके आ जाओ, तुम्हारी भूखेंगे, चुपचाप फोटो खिंचवाओ आके। अच्छा बेबी डरा गए, हाँ भाई दादा आ रहे हैं, चलो हम तनक तैयार हो जाए। तो बिन्ने दादा खो दादी खो करो रवाना, और बिन्ने अपने चेलन से कई गाड़ी निकालो। सो गाड़ी निकाली, गाड़ी में बैठे हो, भाग गए झांसी। अब कथा को टाइम होगा, अनिल भाई सत्येंद्र भैया तुम्हें तो बताओगे, तुम डबरई के हो, पूछ लो जरा। अब हो गया कथा का टाइम, जब कथा का टाइम हो गया तो नरोत्तम ने कही कहाँ है, अभी तक नहीं आया धीरेन्द्र शास्त्री।
बोले वे तो भग गए। बोले कहाँ भग गए, फिर कथा को पढ़े। बोले कहाँ मालूम, सो फोन नहीं उठा रहे। नरोत्तम लगाए वे ना उठाए, लगाए सो ना उठाए, सो पहुंच गए झांसी के सांसद के यहाँ। झांसी के सांसद के यहाँ चाय पी रहे थे। वहां ने कहा स्पीकर चालू कर दो, बात तो नहीं कर रहा वो 28 साल का लड़का। वो अब आजकल सब 28 साल का लड़का कर लगे धीरे से, हमने नाम रख दो 28 साल का लड़का। तो उनने कही कि लौट आओ चुपचाप, हम जानते हैं कि तुम कछु नहीं जाना, तुम्हारे जादू टोना पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, ना डर है। चुपचाप लौट आओ, नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर दे। सो जी लौट के पहुंच गए, इनने कथा पढ़ने का काम किया। बताओ ये धर्म है कि धंधा है? मेरे भाइयों बताओ, इन लोगों ने धर्म को धर्म बना रखा है या धंधा बना रखा है? जवाब दो, ये धर्म है कि धंधा है? बताओ, जोर से बोलो, चिंता मत करो, कोई नरक में नहीं जाओ। बताओ ये धर्म है कि धंधा है? तो धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों से लड़ना क्या गलत है कि सही है? इसलिए लड़ना है दामोदर यादव, वो मरते दम तक लड़ेगा और धर्म को धंधा बनाने वालों को जेल भेजने का काम करेगा। ये भी दामोदर यादव कहने के लिए आया है। मेरे भाइयों, मेरे बड़ौनी के साथियों, यहाँ के किसानों की समस्या अमित लोधी जी बता रहे थे। अमित लोधी जी देखो, मैं कभी निकलता हूं दौरे पे, कई हमारे किसान भाई आके कह रहे, बोले केस बन गया। किसने बना दिया? बिजली विभाग ने। क्यों बना दिया बिजली विभाग ने? तो बिजली विभाग आंधा होके जो केस बनाने का काम कर रहा है वो मेरी जानकारी में है। बिजली विभाग जो फर्जी बिल देने का काम कर रहा है वो मेरी जानकारी में है। जो खाद के लिए तुम्हें लाठी खानी पड़ रही है और ब्लैक हो रहा है वो मेरी जानकारी में है। और इतना ही नहीं, ये शुगर मिल का मालिक जो तुमको लूटने का काम कर रहा है वो भी दामोदर की जानकारी में है। आपको सबको पता होगा, सन 2003 में जब डबरा का शुगर मिल लूटने का काम कर रहा था, तो बोलो गन्ना किसानों की लड़ाई दामोदर ने लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? कितने लोगों को मालूम है? बताओ, हाथ उठा के बताओ, कितने को मालूम? सबको मालूम है। आदरणीय प्रभारी जी 3 बार किया आंदोलन, 4 बार गया जेल। जे नासिर बख्श मंसूरी हर बार मेरे साथ जाते थे और जब जब जेल गए, एक बार तो ऐसा आंदोलन हो रहा कि 12 करोड़ रुपया बाकी जिसपे ये नवग्रह मंदिर बना है उसी जमीन पे बना है। मेरे भाई बहनों, किसकी जमीन? शुगर मिल की जमीन। और अगर शुगर मिल की जमीन लीज पे दी सरकार ने तो लीज धारक दूसरे को रजिस्ट्री करा सकता है क्या? नहीं करा सकता। अगर तुम्हें हमने मकान अपना किराए से रहने को दे दिया तो तुम क्या किसी को रजिस्ट्री करा दोगे? सरकार ने जमीन दी थी शुगर मिल के लिए, 12 करोड़ रुपए शुगर मिल पे बकाया था, किसानों का पैसा नहीं मिल रहा था। और किसानों ने कहा हम तो अपने गुड़ के क्रेशर लगाएंगे, खेत पे गुड़ बनाएंगे और बेचेंगे। तो यही नरोत्तम मिश्रा ने शुगर मिल के मालिक के साथ मिलके ये कानून बनवा दिया था कि ये क्षेत्र आरक्षित है, यहाँ जो भी गुड़ के क्रेशर लगाएगा वो जेल जाने का काम करेगा। और जब किसान जेल जाने लगे, जब कोई नहीं सुन रहा था, तब आपका भाई दामोदर खड़ा हुआ। 1000 किसान सड़क पे खड़े हुए, गोरा घाट पे अनिल भाई चक्का जाम किया सुबह 10 बजे से शाम के 5-6 बजे तक। कलेक्टर एसपी को वहां खड़ा रखा धूप में और कह दिया कि आज के बाद अगर कोई पुलिस वाला गुड़ क्रेशर रोकने गया तो बताने की जरूरत नहीं, तुम जानते हो क्या बोला होगा मैंने। और मालूम क्या हुआ? उस दिन से लेके आज तक 20 साल तक गुड़ के क्रेशर सबके अपने अपने चल रहे हैं। बोलो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो ये आंदोलन अगर हम वहां कर सकते हैं तो यहाँ के शुगर मिल वाले सुन ले, तू भी सुन ले ध्यान से। वो तो बड़ा आदमी था, तू तो छोटा सा है, छोटा सा। तुझे खा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। हमारे किसानों का भुगतान समय से करने का काम कर दो, नहीं तो इन्हीं किसानों को लेके आऊंगा और खुद ताला डालने का काम करूंगा। और जितनी भी जमीन उसके पास होगी, जितनी भी जमीन उसके पास होगी, उस जमीन पे कब्जा करके नीलाम करा के जिनके किसानों के जितने पैसे हैं उस हिसाब से बांटने का काम कर देंगे। बोलो तैयार हो? तैयार हो इसके लिए? मेरे भाइयों, तुम तो साथ देने भर को तैयार हो जाओ। तुम्हारी इच्छा हो तो विधायक बना देना। विधायक बना दोगे तो सदन में लड़ेंगे, विधायक बना दोगे और फिर यहाँ आएंगे बड़ौनी बस स्टैंड पे तो कलेक्टर एसपी खड़े मिलेंगे। विधायक बना दोगे तो एक फोन पे दौड़ दौड़ के ये तुम्हारे काम करेंगे। विधायक बना दोगे तो शुगर मिल वाला घर जाके हाथ जोड़ के पैसा दे आएगा।
विधायक बना दोगे तो बिजली विभाग के बेईमान अधिकारी ट्रांसफर करा के भाग जाएंगे, और विधायक बना दोगे तो सत्ता की गुंडागिर्दी करने वाले ठंडी सड़क पे जेल में दिखाई देंगे। ये दामोदर वादा करने के लिए आया है। और विधायक नहीं बना दोगे तो अबे पसीना बहा रहे, सड़क पे लड़ रहे, सो भी लड़ते रहेंगे। अब बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है? बनाना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, गूंगे नहीं। बनाना चाहते हो क्या? आवाज कमाई। बनाना चाहते हो क्या? तिवारी जी बनाना चाह रहे, लड़ जाए? लड़ जाए? आपने तो पहले कह दिया लड़ जाओ। अनिल भाई लड़ जाए? सत्येंद्र भाई लड़ जाए? लड़ जाए? देखो सत्येंद्र विद्रोही जी पुष्टि, तुम वो भी लड़ने के लाने तैयार हो, ठीक है कि नहीं? डबरे के रहने वाले वाले प्रदेश अध्यक्ष जी, इनको डबरा में उससे हम कुश्ती लड़ाएंगे। और मेरे भाइयों चिंता मत करो, देखो कितने होशियार है। होशियार तो है हमारा पुराना दोस्त नरोत्तम मिश्रा। होशियार कैसे है सुनो। तिवारी जी, एक ग्रह के डर के मारे लोग चक्कर काटते रहते हैं। क्या होगा? दिना खराब चल रहा है। हाँ बोले गिरह खराब चल रहा है। दिना खराब नहीं, गिरह। बोले कौन सा? राहु केतु शनि फलानो ढिकानो, कौन सा ठीक नहीं है? सुकाऊ जोशी ने बता दो जो बारो ठीक नहीं है। सरसों को तेल जलाओ, तिली चढ़ाओ, जो करो वो करो, सो ठीक हो जाए। नरोत्तम ने सोची कि जब भय के दम पे ही धंधा चल रहा है तो नौग्रह ही कई जगह बांध लो। अब हमने तो सुना है कि नौग्रह रावण भी नहीं बांध पाया था, तो ये तो रावण से भी बड़ा हो गया। हो गया कि नहीं? क्यों? नौग्रह रावण ने भी बांध पाए थे का? बांध पाए थे? नहीं बांध पाए थे। वैसे तो हम रावण फावण मानते नहीं है, हम काल्पनिक बातें मानते हैं, लेकिन तुम मानते हो, इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ जो रावण नौग्रह नहीं बांध पाया, तो रावण इतना बड़ा राक्षस बताते हो तुम सब लोग, तो फिर ये कितने बड़े होंगे? बताओ ये कितने बड़े होंगे? 9 बांध ले कई जगह, और बेड़ गए पट्ठा ने, और काय किलाने बेड़ गए। 10,000 करोड़ की जमीन लगी है मंदिर के नाम से। समझ में आ गई बात? प्लॉटिंग करके बेचने। सुनो नरोत्तम मिश्रा, तुम्हारे जितने भी प्लॉट है, ये बड़ौनी के किसान भाई एक बार दामोदर को विधायक बना दे, अगली बार तुम्हारे सारे सरकारी प्लॉट चुना के और गरीब किसानों में और जनता में बांटने का काम करेंगे। दामोदर चुनौती से कह रहा है, चुनौती से कह रहा है। और तुम जो चिंता कर रहे हो कि अब गुंडागिर्दी नहीं हो पाएगी, मत करना, भलाई तुम्हारी इसी में है। या तो अबे राज्यसभा जुगाड़ लगा लो, निकल जाओ। राज्यसभा की सीटें बट ही रही है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि राज्यसभा की जुगाड़ लगा लो, राज्यसभा के सांसद बन जाओ, निकल जाओ। और अगर राज्यसभा के सांसद बन के नहीं निकल रहे तो आ जाओ, चुनाव लड़ लो, लेकिन लड़ियो प्यार से। अगर तकरार की तो तकरार का अंजाम क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, हमारा एक एक कार्यकर्ता बताएगा। और हर कार्यकर्ता ही नहीं, गांव में रहने वाला एक एक किसान मजदूर बताएगा। ये चुनाव दामोदर यादव नहीं, बल्कि एक एक किसान, गांव में रहने वाला मजदूर और एक एक नौजवान माता बहन चुनाव लड़ने का काम करेंगी। ये चुनाव दामोदर का नहीं, ये चुनाव दतिया को आजाद कराने का चुनाव है। ये चुनाव दामोदर का चुनाव नहीं, संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव धर्म के धंधे को बनाने वाले लोगों को ठिकाने लगाने का चुनाव है। मेरे किसान भाइयों, कब तक लुटते रहोगे? कब तक पिटते रहोगे? ओला पड़ गए सो किस्मत रो रही, सूखा पड़ गई सो किस्मत को रो रही, खाद नहीं मिल रहा सो किस्मत को रो रही। तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुमने वोट का अधिकार ठीक से उपयोग नहीं किया, ये सोच समझ खराब है। इस समझ को जिस दिन ठीक कर लोगे, जिस दिन अपने भाई को अपने बीच में से किसी को एमएलए बनाने का काम करने लगोगे, यकीन मानो उस दिन ओला हो चाहे पाला, कुछ भी तुम्हारा नुकसान नहीं बिगड़ पाएगा। अगर ओला पड़ के 40% का नुकसान हो जाएगा तो आपका भाई दामोदर 80% सरकार से दिलाने का काम करेगा। ये दामोदर ताकत से कर सकता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, लड़ो पूरी ताकत से। बोलो मैं चुनाव लड़ूंगा कि तुम लड़ोगे? सब लड़ने तैयार हो? हाथ उठा के बताओ। जनता लड़ेगी चुनाव, मेरी तरफ से तुम सब चुनाव लड़ोगे? आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी को विश्वास दिला दे, तो हमारे प्रभार जी प्रदेश अध्यक्ष को विश्वास दिलाओ कि दामोदर आए ना आए, हम लड़ेंगे पूरी ताकत से, हम जिताएंगे अपने भाई को और डबरा वाले को टाटा बाय बाय करने का काम करेंगे। ठीक है कि नहीं है? अब मेरे साथियों, एक और विषय है कि रोटी कितने दिन से नहीं खाई, कितने दिन के भूखे हो जो बताओ?
हो का भूखे? देखो, दो में से एक कछू हो, या तो तुम भूखे हो सो शरीर में हाथ में जान नहीं है, सो ताली नहीं बजा पा रहे, नारे नहीं लगा पा रहे, और अगर भूखे नहीं है तो गूंगे हो। भूखे हो तो भी समस्या है और गूंगे हो तो और बड़ी समस्या है। मेरे ख्याल से तो इस बड़ौनी क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं, जितना मैं जानता हूं, ना वो भूखे हैं ना वो गूंगे हैं, और समय आता है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। सही है कि गलत है? अब ये जो तुमने ताली बजाई है, ये तो हुई है शुरुआत। इतनी जोर की ताली बजाते रहना, दोबारा ना टूकना पड़े हमें, कि हमारा उत्साह इतना बढ़ जाए को जो डबरा से आके यहाँ गुंडागिर्दी कर रहा है उसको आपका भाई वापस डबरा छोड़ के आए। ठीक है? सम्मानित साथियों, मंच पे आज ऐसे हमारे सीनियर नेता बैठे हैं जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य होने के साथ साथ आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के भी, आपके भाई दामोदर यादव के भी, और आजाद समाज पार्टी के सभी नेताओं के मार्गदर्शक भी कहलाते हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्य प्रभारी हैं, जिनको संगठन का अनुभव है, जनता का अनुभव है, समस्याओं का अनुभव है, संघर्ष किया है और विधायक भी रहे हैं। आदरणीय एमएल तोमर साहब के लिए जोरदार तालियां एक बार सब पीछे तक बजाओ। हमारे बीच में मौजूद एक ऐसे नौजवान नेता जो आपके डबरा के ही रहने वाले, लेकिन आजाद समाज पार्टी का कारवां पूरे प्रदेश में बढ़ाते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ चंद्रशेखर भाई के ईमानदार सिपाही हैं, ऐसे भाई सत्येंद्र विद्रोही के लिए भी जोरदार तालियां पीछे तक सब बजाने का काम करो। एक और नौजवान नेता जो युवाओं के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं, निर्दलीय पार्षद है अपने दम पे जो जीते हैं, और सिर्फ गुर्जर समाज और पिछड़ों के ही नहीं बल्कि किसानों के भी नेता हैं और आजाद समाज पार्टी के युवाओं के नेता हैं, ऐसे अनिल गुर्जर जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाने का काम करो। मेरे बीच में जिला पंचायत के सदस्य और बुंदेलखंड से, छतरपुर टीकमगढ़ से चल के आए छोटे भाई के समान हृदय कुशवाहा जी, मेरे छोटे भाई आए, उनने मर्डर की राजनीति शुरू करा दी। मुझे याद है कुशवाहा समाज के 2-3 लड़के, एक राजू कुशवाहा हुआ करता था 20 साल पहले, राजनीति में जरा उठा कुशवाहा हमारा भाई, उसका मर्डर कराने का काम किसी नेता ने कर दिया। किसने? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, खुद हिसाब लगा लेना। उसके बाद फिर समय आया, एक नेता बन के निकली एक महिला, सब्जी बेचने वाली महिला, जब नगर पालिका की अध्यक्ष बन जाती है तो बेईमानी से 200 वोट से हराया जाता है अमानो बाई को, और जब अमानो बाई आंदोलन करके बड़ी नेता बन जाती है तो अमानो बाई का मर्डर करा दिया जाता है। वो भी एक नेता ने कराया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, खुद समझ जाना। उसके बाद 1-2 और लड़कों के मर्डर हुए, और अभी 1 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी का ही पार्षद, जो कभी मेरा साथी, मेरा कार्यकर्ता, मेरा भाई रहा है, उस कल्लू कुशवाहा ने जब नए लड़कों में उठने का काम किया तो उसका मर्डर भी करा दिया जाता है। सोचो मेरे भाइयों, ये मर्डर करने वाले चेहरे असली दुश्मन नहीं है, वो असली हत्यारे नहीं है। जो बंदूक का ट्रिगर दबा रहे हैं वो असली दोषी नहीं है, ट्रिगर दबवा रहे हैं वो असली दोषी है। उनकी जमानतें जब्त करने का काम हम सबको करना है, कि मर्डर की राजनीति का मुंह तोड़ जवाब देने का हमको काम करना है। एक पाल समाज का केस बता रहे थे, कौन से गांव में? धौर्रा बनौन कला में, क्या नाम है? बाबू पाल। मैं कह रहा हूं भाइयों, कभी पाल मरेगा, कभी कुशवाहा, कभी जाटव, कभी यादव, कभी गुर्जर, कभी दांगे, कभी रावत, कभी कुर्मी, कभी सैन, कभी साहू, कभी मल्लाह, कभी केवट, कभी मुसलमान, कोई भी मरे, चाहे वो ठाकुर ब्राह्मण वैश्य क्यों ना हो, वो सब मानवता के नाते मेरे भाई हैं। एक आदमी भी अगर मरता है तो उसकी जिम्मेदार
सिर्फ वो गुंडे नहीं होते जो उसको मारते हैं, उन गुंडों के सरगना वो नेता होते हैं जिनको तुमने सत्ता में बिठाने का काम किया है। ये दामोदर कहने के लिए आया है। और वादा कर रहा हूं, जिस दिन चुनाव का परिणाम ला दो, यकीन मानो कल्लू कुशवाहा का मर्डर किसने करवाया उस नेता का नाम भी खोलेंगे और 120 की धारा लगवा के उसको भी जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये भी दामोदर यादव वादे से कहने के लिए आया है। दूसरा, मेरे भाइयों, किसानों की जो समस्याएं हैं वो तो मैंने बता दी। मेरा तो जन्म ही किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हुआ है। मालूम है थोड़ी सी राहत मिली जब 7,000 से तुमने हरवाया, लेकिन अगर पूरी राहत चाहिए तो 27,000 से हराओ। कहते हैं जन्मदिन मना लिया अपने मोड़ा का और हमें नहीं बुलाया तुमने। ये माहौल है शहर में, गांव में नहीं। शहर में क्या माहौल है कि जन्मदिन मना लिया और नरोत्तम को या उनके लड़के को नहीं बुलाया तो रात को पुलिस तलाशती है। 10 टोन मना लिया और अगर नरोत्तम की बड़ी होर्डिंग नहीं लगवाई तो रात को पुलिस तलाशती है। ये जो भय का वातावरण है, दामोदर वादा करता है तुमको भयभीत करने वाले को ऐसा भयभीत करेंगे कि हमेशा के लिए दतिया छोड़ के भागने का काम करेगा। ये भी दामोदर वादा करता है। दूसरा, ये जो प्रशासन की दादागिरी चलती है, यकीन मानो मेरे भाइयों, तहसीलदार और एसडीएम, एसडीओपी और थाना प्रभारी आपके समस्याओं के समाधान के लिए आपके गांव में मंच लगाने का काम करेंगे। ये दामोदर तुमसे वादा करने आया है। तुम्हें इस थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब मैं जो कह रहा हूं सो सुन लेना। ये अधिकारी कहेंगे हरा दो ऐसे आदमी को, तुमसे भी कहेंगे हरा दो ऐसे आदमी को। इनकी नहीं मानना है, इनकी मान गए तो हरा दोगे हमें, लेकिन अगर हमें जिता दोगे तो जो तुम आज इनके चक्कर काट रहे, कल ये तुम्हारे चक्कर काटने का काम करेंगे। ये दामोदर तुमसे कहने के लिए आया है। दूसरा, एक और बात कहूंगा, आडंबर और पाखंड के खिलाफ जो जंग हमने छेड़ी है वो किसी व्यक्ति, किसी जाति के खिलाफ नहीं। दामोदर यादव किसी जाति का विरोधी नहीं है, किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं है, लेकिन जो अपनी पापोती समझते हैं धर्म को, जो जाति के आधार पर तुमको हमको छोटा बड़ा ऊंचा नीचा बताने की कोशिश करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने निकला है दामोदर। अरे चाहे विधायक बन जाए या मुख्यमंत्री, चाहे कभी ना बन पाए पंच सरपंच भी, जब तक दामोदर जिंदा है आडंबर, पाखंड और जातंकवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है और पूरी ताकत से लड़ने का काम करता रहेगा। ये दामोदर वादा करने के लिए आया। और एक बात और सुन लो, ये मत सोचना कि चुनाव लड़ रहे हैं तो बदिया कर लोगे। बदिया जानते हो? मंच वाले जानते हो? बदिया जानते हो? सामने वाले जानते हो? कैसे कैसे हम अपने उसूलों से, सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, 1000 बार हार जाएंगे। सुन लेना, ये मत कहना कि वोट का लाभ चाहिए तो चलो धीरे शास्त्री के पांव छू लो। अगर तुम जबरन लोगे तो भाई पांव पकड़ के पटक और ले। समझ गए कि नहीं हिंदी में? तो कोई इस तरह की शर्तें दामोदर पे मत रखना। दामोदर के लिए गीता, दामोदर के लिए कुरान, दामोदर के लिए रामचरितमानस, दामोदर के लिए शिव पुराण, अगर कुछ है तो बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ भारत का संविधान, संविधान और संविधान। और डंके की चोट पे कहता हूं, जिस दिन संविधान का राज आ जाएगा, जिस दिन संविधान को मानने वाले तुम्हारे जनप्रतिनिधि बन जाएंगे, उस दिन अधिकारी भी तुम्हारे सेवक बन जाएंगे और तुम्हारा जनता का राज आ जाएगा। दामोदर वही सपना देख रहा है। इसलिए आडंबर पाखंड के खिलाफ जो जंग छेड़ी है वो लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसे तमिलनाडु के अंदर, एक और बात यहां से कहूंगा, तमिलनाडु में चमत्कार हो गया। ईवी रामास्वामी पेरियार को मानने वाला एक नौजवान लड़का, मेरी उम्र का, विजय जोसेफ, जो वहां का फिल्मों का एक्टर है, सुपरस्टार है, लेकिन एक्टर होने के बाद भी, सुपरस्टार होने के बाद भी उसकी विचारधारा अम्बेडकरवादी है, पेरियारवादी है। और उस विचारधारा की दम पे वो नौजवान लड़का अगर तमिलनाडु में सरकार बना सकता है तो 2026 में तमिलनाडु में एक चमत्कार हुआ, 2027 में हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में चमत्कार करेंगे और 2028 में हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में चमत्कार करके नीला झंडा गाड़ने का काम करेंगे। यकीन मानो, ये भाजपा कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू नहीं, बल्कि एक सांपनाथ तो दूसरा नागनाथ है।
जो मनवर साहब कांशीराम जी कहते थे वो दामोदर भी कहता है, दोनों चोर चोर मुंह से आते भैया हैं, इन दोनों चोरों को सबक सिखाना है तो विधानसभा में नीला झंडा फहराना है। ये दामोदर ने संकल्प लिया है, इसको आपकी दम पर पूरा करेंगे। और अंत में कहूंगा 6 जून को बताया मेरे साथियों ने कि बिल्हारी में